अब कौन मालिक है? किसान है। तो किसान उसको भूमि को क्या है आपका बेच सकता था, या मान के चलो किसान के पास में हेरिडिटरी राइट्स आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है मेरा मेरा आप सब लोगों से विचार के लिए प्रश्न है, क्या हर वर्ष में फसल का उत्पादन एक जैसा हो, ये जरूरी है? भाई किसान इन्होंने तो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें तो पिछले वर्षों को आधार बनाया और इन्होंने एनालिसिस किया कि ठीक है औसत ही बन गया। औसत का मतलब क्या होता है? औसत उत्पादन के आधार पर उन्होंने रेवेन्यू रेट फिक्स किया। तो औसत मान के चलो, तो औसत का तो मतलब क्या होता है? कभी ज्यादा और कभी कम। अभी किसान की स्थिति आप सोचिए, तो जमींदार तो आपका किसी भी करके व्यवस्था कर लेते थे, किसानों का खून चूस करके व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन जो किसान है, जैसे मान के चलो कोई छोटा किसान था, इसके पास 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे ऐसी जमीन, और किसी वर्ष में अच्छी फसल नहीं हुई, यानी कि मान के चलो पहले प्रकृति पर आधारित थी आपका और वर्षा वगैरह नहीं हुई, और मान के चलो उसके 5 बीघे अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। अब वो कैसे उस टैक्स को देगा? 1/3 कैसे देगा? मान के चलो उसको पूरा खेत में ही 1/3 पैदा नहीं हुआ, तो यहाँ भी समस्या आएगी या नहीं आएगी? तो तब किसान क्या करेंगे? तो अंग्रेजों ने तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि उनकी जमीनों को कैसे हड़पा जाए। तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था हमारे देश में पैदा हुई। देश में जो सेठ लोग बैठे हुए थे, जिनके पास में पैसा था, या समझिए मान के चलिए जो जमींदार थे, जिनसे वो जमींदारी ले ली गई थी, तो इनके पास पैसा तो खूब था, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, देश में जमींदारों के पास में खूब पैसा था, तो जमींदारों ने इस व्यवस्था का इस समय आपका लाभ उठाया। ठीक है, अच्छा तुम भूमि के स्वामी बन गए हो, लेकिन मान के चलो तुम अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हो, ये मान के चलो टैक्स पे ना कर पाए, टैक्स ना दे पाए, तो ब्रिटिश सरकार इसकी जमीन ले लेगी, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया, बिल्कुल इसकी जमीन ले लेगी। ये क्या करेगा? ये तो कैसे भी ना कैसे करके इस टैक्स को जमा करने के लिए प्रयास करेगा। तो यहीं पर हमारे देश में एक साहूकार व्यवस्था ने जन्म लिया। साहूकारों का जन्म हुआ देश में, साहूकारों का जन्म। साहूकार का मतलब जो मनी लेंडर्स हैं, बर्थ ऑफ मनी लेंडर्स। बर्थ ऑफ मनी लेंडर से क्या मतलब है कि जो पैसे को देते हैं ब्याज पर, सूद पर, या सूदखोर भी आप कह सकते हैं, या साहूकार कहिए। तो उस समय पे क्या हुआ, एक किसान कहता था भैया मेरे पास तो ये जमीन है, ठीक है अगले साल में थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा लूंगा, और उत्पादन बढ़ा करके मैं आपका पैसा, जो आपका पैसे पर थोड़ा ब्याज, अभी मेरी जमीन को प्लीज आप बचवा दीजिए। इसी तरह से मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है इस जमीन से, और ये जमीन मेरी बचनी चाहिए। और ये लोग इसका क्या है, ये लोग इतने ईमानदार लोग थे। जो ब्याज पर पैसे देता है वो क्या ईमानदार होता है बताइए? क्योंकि ब्याज के बारे में तो आप जानते हो ना, ब्याज के बारे में तो लोगों ने किस तरह से गरीब लोगों को लूटा है। हर गांव में आपको व्यक्ति मिल जाएंगे जो थोड़े धनाढ्य हैं या जिनके पास पैसे की व्यवस्था है, तो वो क्या करते हैं? आप कहेंगे कि भैया इसमें तो मजबूरी होती है लोगों की, वो मांगने, वो जबरन थोड़ी ना देते किसी को ब्याज पर पैसे। अरे वो जबरन ब्याज पर पैसे नहीं देते, लेकिन मानवता नाम की चीज है। जैसे कोई आप देखते होगे, अब क्या होता है डेली में जो आपका हम जो सुनते हैं कि ब्याज लिया जाता है लोगों से 3% का ब्याज, उसका बच्चा अस्पताल का बेशक बना दिया गया, लेकिन क्या समस्या हो गई? आप कहेंगे नहीं, जमींदारों की जगह किसने ले ली? साहूकारों ने ले ली। और हमारे देश का इस किसान का खून जब से चूसा जा रहा था, आज तक चूसा जा रहा है। आज तक लोग उनको उसी तरह से उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो फिर तीसरी व्यवस्था ने जन्म ली। तीसरी व्यवस्था तो कितने परसेंट एरिया पे था इनका? अब तक तीसरी व्यवस्था आई, महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है आपका, क्या बोलेंगे? इसमें क्या होता था, इन्होंने देख लिया भी किसान जो है आपका, किसान वो अलग 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 किसी के पास कुछ, किसी को रेवेन्यू देना, उसका बड़ा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था। तो और उसमें फिर आपका साहूकारी व्यवस्था जन्म लिया। इन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इसमें क्या किया गया? महाल। महाल बोला जाता था गांव को। महाल। महाल किसको बोला इन्होंने? गांव को। ग्राम से सामूहिक वसूली होगी, और एक गांव में एक व्यक्ति तय कर दिया जाएगा, सामूहिक वसूली। ठीक है, एक कलेक्टिव, क्या बोलोगे, कलेक्टिवली रिकवरी फ्रॉम कंपनी का चीज है। तो जब सामूहिक रूप से वसूली होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अभी तक क्या था, किसान मालिक था, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल गई थोड़ी। यहाँ पर कंपनी ने खुद को भूमि का मालिक बना लिया। भूमि का मालिक, और ये भी हमारे किसानों के उत्पीड़न की एक कहानी है। कंपनी को भूमि का मालिक बना दिया गया। और आप सोचिए इसमें कर कितने रखी गई पता है? जगह जगह पर आपका 50 से लेकर के 80% तक, 50 से लेकर के 80%। आप सोचिए किसान यदि 80% दे देगा, हालांकि 1855 में इसको अंग्रेज सरकार ने 55 आपका 1855 में इसको 50% कर दिया था, 50% तक। 50% पे भी सोचिए, जैसे आप में से ज्यादातर बच्चे किसानों के होंगे, या कम से कम आप जानते होंगे खेतों के हालात को, या मेरी तरह आप भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे रहे होंगे, तो गांव के हालात समझ सकता है। खेतों में काम किया हो तो वो किसान के हालात को समझ सकता है। आपके मोहल्ले पड़ोस में तो कम से कम काम करता होगा। जो किसान सूर्य 2 से पहले, सूर्य के उगने से पहले खेत पे पहुंच जाए, और जब सूर्य उसके एकदम से सीधे सिर पर हो, उस समय तक जो हिम्मत करे वो किसान, तो इस देश में अन्न को उत्पादित करे ताकि इस पूरी दुनिया का पेट भर पाए, वो किसान। अगर उससे 80% आप ले लोगे तो उसके पास क्या बचेगा? भैया अंग्रेजों की लूट है ये सब, ये व्यवस्था ही नहीं है, ये लूट है। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू। हाल्ट मैकेंजी द्वारा क्या करते थे? एक मुखिया चुनते थे, स्टार्टेड बाई हाल्ट मैकेंजी। और कहां पर शुरू किया गया इसको? जैसे पंजाब के क्षेत्र में, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र थे, यूपी हो गया, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में इसको लागू किया गया। ठीक है, हाल्ट मैकेंजी द्वारा। और सामूहिक वसूली के लिए कौन व्यक्ति होता था यहाँ पे? मुखिया द्वारा। गांव में एक मुखिया चुना जाता था, मुखिया द्वारा। गांव में आप जानते हो प्रधान जी का तो हिसाब क्या होता है? जैसे गांव में प्रधान जी होंगे तो सबसे पहली योजना में अक्सर आप देखोगे प्रधान जी का घर बनेगा, जिनका अगर पहले भी नहीं बना तो तब जब करेंगे। पहली व्यवस्था में क्या था आपका? जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा मिला, जमींदारों ने खूब वसूली की, जमींदारों से किसान को दिया, तो इन्होंने सोचा कि भाई किसान सीधा सीधा अपने आप को बचा पाएगा, लेकिन जमींदारों की जगह साहूकारों का जन्म हो गया इस व्यवस्था से। किसान की हालत फिर भी बिगड़ गई। मालवाड़ी में सीधे किसान को प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, सीधे प्रताड़ित किया गया है। तो ये 3 व्यवस्थाएं थी। कलेक्टर समझ रहे हैं? कलेक्टर कौन का काम होता था? कलेक्टर को आज आप किस नाम से जानते हैं बताएंगे? कलेक्टर सिर्फ सिर्फ राजस्व निर्धारण, राजस्व निर्धारण करेगा, सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा, ये कहा। कलेक्टर ओनली डिसाइड द रेवेन्यू। आज कलेक्टर नाम सुना है आपने कहीं पर? बोले मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। कलेक्टर डिसाइड, कलेक्टर ओनली डिसाइड्स द रेवेन्यू, द रेवेन्यू, ये समझिए। कलेक्टर विल डिसाइड द रेवेन्यू ओनली। कलेक्टर अब डीएम को बोलते हैं, आईएएस को बोलते हैं। तो देखो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या था? क्या इकट्ठा करना? राजस्व को इकट्ठा करना, लगान को इकट्ठा करना। और जो शोषण होता था किसानों से उसका उनको कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ कलेक्ट करना था। और आज देखिए आज भी इस इतने गड़बड़ वाले पद को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसानों से भावनाएं समझिए, इनका काम था कलेक्ट करना, किसानों से कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू को किसी भी हालत में करते थे, और आज भी उसको कलेक्टर कहा जाता है। अब आप कहोगे भैया हमारे देश में तो बड़ा सम्मान किया जाता है, जो लोग आपका अधिकारी बनते हैं बहुत सम्मान उनको दिया जाता है, और जब यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं तो जिनके बच्चे टॉप कर जाते हैं उनको, उनके परिवारों को भी बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और इसी का निर्धारण करेगा। आप सोचिए देखिए, और किसान को जो समस्या होगी, यानी वसूली भी यही करता था पहले, पहले तो वसूली भी यही करता था, डिसाइड भी यही करता था, वसूली भी यही करता था, रिकवरी भी यही करता था। तो किसानों के साथ में जो अन्याय होगा उसके लिए किसान किसके पास में जाएंगे? तो कार्नवालिस ने कहा नहीं भाई साहब, आप सिर्फ डिसाइड करोगे, आप सिर्फ डिसाइड करोगे, वसूली कोई अन्य व्यक्ति करे, ताकि वसूली जो अन्य व्यक्ति करे, अगर कोई आपका मान के चलो वो शामिल है किसान के साथ में, कोई आपका प्रताड़ित किया गया किसी किसान को, उसको किसी भी तरह से उसका शोषण किया गया, तो वो कम से कम जाकर के आपके पास आकर के गुहार लगाएगा। लेकिन अगर आप ही वसूली करने वाले होंगे तो आपसे तो ईमानदारी की फिर जो है, अगर सोचे कि भैया ईमानदारी की आप सब लोगों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करनी फिर तो मुश्किल हो जाएगी।
तो इसीलिए उसने कलेक्टर सिर्फ राजस्व का निर्धारण करेगा। दूसरी चीज, फौजदारी मामलों में इसने क्या किया, जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं फौजदारी मामलों में सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश, सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश, यानी जितने भी आपका क्रिमिनल मैटर्स होंगे, मैंने आपको बताया था फौजदारी मामले क्या होते हैं और दीवानी मामले क्या होते हैं। दीवानी मामले जमीन आदि संबंधित, ये आपका हत्या, लूट आदि इन सबसे संबंधित। इस तरह के मामलों में सिर्फ कौन होंगे, क्या बोलेंगे, ओनली क्या बोलेंगे, यूरोपियन जज इन सिविल मैटर, इन क्रिमिनल मैटर्स। एक चीज इसने की, गवाही में धर्म आधार नहीं होगा, गवाही में धर्म आधार नहीं होगा, यानी कि रिलीजन विल नॉट बी ए बेसिस इन टेस्टिमनी। ये क्या चीज थी, देखो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, इस संहिता में गवाही को धर्म का आधार नहीं माना गया। तो कॉर्नवालिस कोड में क्या था कि पहले अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ में कोई अत्याचार हुआ, या मान के चलो किसी मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हो गई, तो उस मुस्लिम व्यक्ति की हत्या में गवाही कौन देगा, एक मुस्लिम व्यक्ति ही देगा, हिंदू की गवाही उसमें नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से आपका कोड चल रहा था, उसको कॉर्नवालिस ने आकर के खत्म किया। उसने कहा संहिता में यानी किसी व्यक्ति के लिए कोई भी गवाही है तो उसमें धर्म आधार नहीं हो सकता, यानी अन्य धर्मों के व्यक्तियों की क्या होगा, आपका गवाही जो है उनके द्वारा की गई गवाही मान्य होगी। हम सब करें बात क्लियर है। कॉर्नवालिस बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, बहुत पूछा था इस वर्ष में हुई संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। पीएचयू कह रहे हैं कई साथी, तो पीएचयू नहीं है, पीएचयू तो जब एनी देश में आएंगे तो वो बनाएंगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सीएचसी 1898 में वो बनेगा पीएचयू। ये तो आपका क्या किया गया, इसको फिर बाद में देश आजाद हुआ, इसको बोला गया संपूर्णानंद, इन्हीं के प्रयासों से, संपूर्णानंद नामक व्यक्ति थे, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय इसको कहा गया, अब 1958 से 1958 से, और फिर इसको बोला गया बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये किया गया नाम इसका संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी 1974 से 1974। अब हम आपसे पूछेंगे कि कॉर्नवालिस को जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था, बीओसी ने जो उद्देश्य दिया भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार करना है और यहाँ की लगान व्यवस्था को सुधार करना है, तो क्या कॉर्नवालिस उसमें पूरी तरह से सफल हुआ था? अगर मैं इसे कहूं तो आप इस पर एक लेख लिख पाएंगे, बताएं सारे लोग, आप कहेंगे हाँ भैया हम इस पर लेख लिख सकते हैं कि कैसे उसकी जो आपका परमानेंट सेटलमेंट की स्थायी बंदोबस्त चल रही, उसके बाद में जो अन्य व्यवस्थाओं ने जन्म लिया वह भी किस प्रकार से विफल रही, फिर भी इनकी व्यवस्था को 1858 तक चालू रखा गया। ठीक है, 1800 यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसने क्या किया, इसने हस्तक्षेप की नीति का बिल्कुल पालन नहीं किया। और ब्रिटिश संसद ये देख रही थी, ब्रिटिश संसद कहती थी कि भाई हमारे जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना वो अमानवीय काम है, इस तरह उनको इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग कहाँ मान रहे थे। वैलेजली एक सनक भरा आदमी आया इस देश में, इतना सनक भरा आदमी था, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ब्रिटिश साम्राज्य को बेशक क्लाइव ने स्थापित किया, लेकिन उस ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे ज्यादा मजबूत किसने किया, तो मजबूत करने का काम किया वैलेजली। कैसे, वैलेजली को समझे, वैलेजली का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा था, सहायक संधि को इसने, सहायक संधि को अपनाया, ही अडॉप्टेड द, और ये एक ऐसी संधि, ही अडॉप्टेड द सहायक संधि थी, मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, आज भी समझे। इस समय पर भारतीय नरेश थे या नहीं थे, नरेश का मतलब राजा, जितने भी भारतीय नरेश थे ये आपस में झगड़ा करते रहते थे, हाँ या ना, एक दूसरे के प्रति दुश्मन थे, एक दूसरे की सीमाएं जिससे मिलती थी, हमेशा खतरा रहता था कहीं दूसरा व्यक्ति कंट्रोल ना कर ले, है ना, बताएं। तो ये भारतीय नरेश क्या थे, ये भारतीय नरेशों से कहते थे भैया तुम एक सेना रखो, सेना कौन देंगे, हम सेना हम तुमको देंगे, और तुम हमको क्या दोगे इसके बदले में, पैसा दोगे। तो यानी कि भारतीय नरेशों को सेना दे करके उसके बदले में धन प्राप्त करना, यही क्या थी, सहायक संधि थी। आपको अपने पड़ोसी से बचना है तो एक मजबूत सेना की जरूरत है, वो हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। और साथ में यहाँ पर एक व्यवस्था क्या रखी गई थी, मैंने कहा था एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा। और शुरू में तो ये लोग ये कहते थे कि रेजिडेंट जो होगा ना तुम्हारे यहाँ पर, ये तुम्हारे प्रशासन में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, रेजिडेंट ने सभी भारतीय राजाओं की जो आंतरिक राजनीति थी भी दखल देना शुरू किया, उसमें भी इन्होंने अपना इंटरेस्ट रखना शुरू किया, और उसी की वजह से भारतीय नरेशों का शासन में बिल्कुल भी मन नहीं रहा, क्योंकि जो कंट्रोल इनके द्वारा कर लिया गया। जैसे टीपू सुल्तान के समय आप देखिए, टीपू सुल्तान किसका सहयोगी था, ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसियों का सहयोग लेता था। तो आप कहेंगे फ्रांसीसियों ने जम करके उसके यहाँ पर आपका बहुत प्रशिक्षित सैनिकों को भर्ती किया, फ्रांसीसियों ने बहुत पैसा प्राप्त किया टीपू सुल्तान से, और ये होड़ थी। ये लोग एक उद्देश्य तो इनका भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाना था, इंपीरियलिज्म को देखना था, इनको अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंड करना था। दूसरा, वैलेजली के समय पर एक समस्या और थी, फ्रांस में एक शासक था नेपोलियन, नेपोलियन का सपना था इसी समय पर, नेपोलियन का सपना था कि वो आपका जाकर के पहले मिस्र को जीते और फिर भारत को जीते। वो सिकंदर की तरह खुद को देखना चाहता था कि जहां तक सिकंदर गया उससे ज्यादा तक मैं जाऊंगा। एक खतरा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये भी था जब नेपोलियन का उदय हुआ कि नेपोलियन भारत में कभी भी आ सकता है। हालांकि नेपोलियन की हार हुई थी बाद में 1815 के युद्ध, और वाटरलू के युद्ध में वो हारा। जब वापस इतिहास पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो नेपोलियन का एक हमेशा खतरा बना रहा, इसलिए इनके सामने उद्देश्य ये था कि नेपोलियन अगर भारत में आएगा और फ्रांसीसी अगर उसकी मदद करेंगे, बेशक से फ्रांसीसी बहुत कमजोर हो चुके थे लेकिन व्यापार तो अपना कर ही रहे थे, तो इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों की मजबूती क्या है, तो उन्होंने देखा फ्रांसीसी जो है बहुत सारे राजाओं के यहाँ पर अपनी सेना रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो सहायक संधि थी ना, ये डुप्ले इसका जनक है, डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी। डुप्ले कौन है, जनक है इसका। अभी भी आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ सब्सिडरी पॉलिसी, इसको शुरू किया डुप्ले ने, और फ्रांस की सेना उसने राजाओं के यहाँ पर रखी थोड़ी थोड़ी, वो भी पैसा प्राप्त करता था, अंग्रेजों ने उसको रिप्लेस कर दिया। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि उनका जो सबसे बड़ा अपोनेंट था, जो भविष्य में भी उनको दिक्कत दे सकता था, उन फ्रांसीसियों को उसने खत्म कर दिया। ठीक है, व्यापार से तो खत्म किया ही था आपका, या आपका संघर्ष में तो हरा ही था। तो यहाँ पे याद रख लेना, क्या बोलेंगे, इसको वजह से फ्रांसीसियों का प्रभाव खत्म हुआ, जो सेना में सब जगह थे, क्योंकि जब सेना अंग्रेजों की पहुंच गई सब जगह पर तो फ्रांसीसी थोड़ी एंटर कर सकते हैं, प्रभाव खत्म हुआ। ये बेचारे ड्यूटी करने के बहाने भर्ती होते थे फ्रांसीसी भी अंग्रेजों के, उनके भारतीय राजाओं के पास में, धीरे धीरे उनसे बातचीत बढ़ाते थे, लेकिन जब वहां पर अंग्रेज सेना बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई तो फ्रांसीसियों की जो एंट्री है वो बहुत मुश्किल हो गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्या बोलेंगे, जंग में मान गया था 1799 में। मराठा, आप सोचिए जब अंग्रेज कलकत्ता को जीत चुके थे, यानी बंगाल में टेक ओवर कर चुके थे, तो उनके सामने दो बड़े सत्तू कौन से थे, एक तो मराठा थे और दूसरा कौन था आपका, एक था आपका मैसूर यानी टीपू सुल्तान, यही दो तो थे। तो 4 अंगल मैसूर युद्ध इसलिए इनके खिलाफ लड़े, इनको हरा दिया, और फिर मराठा संघ को तोड़ने का काम किया गया दूसरे अंगल मराठा युद्ध के दौरान, क्योंकि लड़ा गया 1803 से 1805। मैंने आपको पहले ही बता दी घटना, कारण क्या था, नाना फडणवीस की मौत हो जाने के बाद में मराठे बट गए थे, और मराठे बट गए थे तो उनको जीतना आसान था, और अंग्रेजों को पता चला यही सुप्रीम टाइम है मराठा संघ को खत्म करने का। तब से उन्होंने प्रयास किए, मैंने आपको बताया था मराठाओं से उन्होंने अलग अलग संधि की, देवगांव संधि, सुरजीगांव की संधि, आपका एक राजापुर घाट की संधि, हम सब करके बताएं जी भैया, हमारे एकदम से ध्यान में, एक बिल्कुल ध्यान में। तो मैसूर और तंजौर को इन्होंने जो मिलाया आपका, यहाँ पर इन्होंने मराठाओं से साथ में, तो अवध को इन्होंने मिलाया 1801 में, सबको मिलाता चला गया। ठीक है, यानी कि इसके बारे में एक इतिहासकार है, मैं आपको बताऊं तो
उनका नाम है, कहीं किनारे पे लिखना। उनका इतिहासकार का नाम है आपका एस.जे. ओवन, सिडनी जे. ओवन। सिडनी जे. ओवन ने बड़ा शानदार सा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है, वेलेज़ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य, लिखना इस बात को, वेलेज़ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया। इतना बड़ा स्टेटमेंट, यानी पहले भारत में अंग्रेजी राज्य था और धीरे-धीरे वो क्या हो गया, अंग्रेजों का भारत राज्य हो गया। इतना बड़ा एक्सपेंशन इसने किया और अवध को मिलाने के बाद में फिर इधर गया ये मराठाओं की तरफ गया और मराठाओं में सबसे संधि की, जैसे कि आपका पेशवा से इसकी संधि कब हुई 1802 में, भोसले से इसकी संधि कब हुई 1803 में, भोसले परिवार से 1803 और 1804 में इसको सिंधिया ने, होलकरों ने इसको नहीं माना था। पूछा जाता है किसने, कौन सा परिवार था जिसने मराठाओं का, जिसने सहायक संधि को नहीं आपका एक्सेप्ट किया था। अब ये जबरदस्त तरीके से, अंधाधुंध तरीके से भारतीय क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाता जा रहा था और इस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विलियम पिट ने इसके कार्यों की जो समीक्षा की या उसके पास जब रिपोर्ट पहुंची, ये तो भैया अपने एक्सपेंशन को लेकर के एकदम से पागल हो चुका है और उसको संपूर्ण भारत चाहिए। तो विलियम पिट ने इसके काम को कहा कि एकदम से गैर कानूनी, ये तो इलीगल काम है, इस तरह से तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और विलियम पिट एक अच्छा आदमी था, तो विलियम पिट ने इसको वापस बुला लिया, कि भाई इस तरह की लूट या इस तरह का जो गैर कानूनी कार्य है वो नहीं चलेगा। लेकिन तब तक तो इसने बहुत सारे क्षेत्रों को, या कहें कि भारत को एक बहुत मजबूत स्थिति में इसने पहुंचा दिया। भारत को मतलब क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मजबूत पहुंचा दिया। क्या बोलेंगे, इस समय पर मुझे बताओ, शेर मैसूर मैंने आपको बताया था कौन था, इसके टाइम पे था शेर मैसूर, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को जब इसने हराया तो ये खुद को क्या कहता था, खुद को नहीं कहता था, मतलब हालांकि इसको तो कंपनी ने संज्ञा दी क्योंकि इसने इतना मजबूत किया ब्रिटिश शासन को, तो उन्होंने उसको बंगाल टाइगर का, लेकिन ये खुद को बोलता था कि मैं बंगाल का शेर हूं। शेर कहता था, टाइगर इसको कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वह कौन सा गवर्नर है जो खुद को, आपको क्वेश्चन में लिखा भी मिल सकता है, बंगाल टाइगर या बंगाल का शेर कहता था। ये कहता वो शेर मैसूर है, तो इधर बंगाल में आपका वेलेज़ली है जो शेर बंगाल है। कॉर्नवालिस आया आपका 1805 में, और कॉर्नवालिस 1805 में आया तो यहीं रह गया फिर, और यहीं आकर के ये वापस में भेजा कि भाई जितनी नाराजगी भारत में पैदा की है वेलेज़ली ने, उसको जाकर के तुम दूर करो। लेकिन वो उसको दूर क्या कर पाता, उसकी यहाँ करके डेथ हो गई। इसलिए कहा जाता है कॉर्नवालिस का जो आपका समाधि है वो कहाँ पर है, इसकी बताएं जरा, इसकी समाधि कहाँ पर है, कहाँ पर है इसकी जो इसकी जो समाधि है वो है गाजीपुर में, गाजीपुर अर्थात यूपी में, ठीक है, जो गाजीपुर जिला है, गाजीपुर में। फिर इसके बाद में आया, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बार्लो आया था आपका 1805 से 7, 18 और बार्लो के बाद में आया था मिंटो प्रथम, ये आया था आपका 1807 से 13, 1807 से 13। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसके समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटेगी जब हम आपको सिख साम्राज्य बताएंगे, तब आपको समझना होगा। इस समय आपका पंजाब में थे राजा रणजीत सिंह और वो भी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। लेकिन उसी साम्राज्य विस्तार में होता क्या है कि मिंटो प्रथम ने उनके साथ में संधि की थी, आपका जिसको बोलते हैं अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1809 में राजा रणजीत सिंह के साथ में, सिख साम्राज्य हम पढ़ेंगे तब आपको तब बताएंगे कैसे डाउनफॉल हुआ उसका। राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि, अमृतसर ट्रीटी पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है किसके समय पर, और इस अमृतसर संधि को भी हम तभी आपको बताएंगे। इसमें क्या था कि इसमें मतलब इस संधि के बाद में जो राजा रणजीत सिंह थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अच्छे दोस्त बने थे, और राजा रणजीत सिंह अपना जो साम्राज्य था वो सतलज तक मान लिया था और उसने उसको आजीवन पालन भी किया। सतलज नदी तक उन्होंने अपनी सीमा को मान लिया। अंग्रेजों ने उनसे कह दिया, अभी आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आपसे हमारे दोस्त हैं, आप तक की सीमा यहाँ है, हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे, ऐसी एक डील हुई थी मिंटो प्रथम के साथ। ओके, याद रखेंगे इस बात को। तो मिंटो प्रथम के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसको लिखना। 1814 से अंग्रेजों ने लड़ा आंग्ल नेपाल युद्ध। देखो नेपाल में कौन सी जाति रहती है बताओ, अभी नेपाल में रहते हैं गोरखा, और गोरखा हमेशा से ही अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, आप बोलते होंगे। तो यहाँ पर क्या था, नेपाल में भी स्थितियां ऐसी थी, ये अविजित रहा इस समय तक, कोई इसको जीत नहीं पाया। जैसे इसके लिए अगर मैं कहूँ, भारत की तरफ से प्रयास पहला मीर कासिम के द्वारा किया गया था 1760 में, वह चाहता था नेपाल को जीतना, ठीक है। नेपाल को कौन जीतना चाहता था, 1760 में मीर कासिम। फिर बाद में बहुत सारे अंग्रेज जो आपका सेनानायक थे उन्होंने भी सोचा, लेकिन यहाँ पर जो जलवायु दुर्गम थी, छोटे छोटे पहाड़ी किले हुआ करते थे यहाँ पर, तो ये इसको मतलब सफल नहीं हो पाए। जैसे 1802 में एक गया था आपका कैप्टन नॉक्स, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन नॉक्स, नेपालियों ने उसको मार पीट करके भगाया। लेकिन एक समय आया 1814 का, तो यहाँ पर खुद नेपाल में ही दो जिले पड़ते थे इनके, बुटवाल और सरोज। तो बुटवाल और सरोज को लेकर के संघर्ष छिड़ गया। इसका फायदा अंग्रेजों ने, जो बहुत सारे इनके अधिकारी कामयाब नहीं हुए, यहाँ पर इन्होंने वहाँ पर आपका जो दो जिलों के बीच में संघर्ष हुआ उसमें जाकर के एक्टिव हो गए। अब एक्टिव हो गए तो पहले तो इन्होंने बहुत बुरी मार खाई वहाँ पर अंग्रेजी सेना ने, कहते हैं नेपाल युद्ध में अंग्रेजों को बहुत हानि हुई थी पैसे की, लेकिन उन्होंने बाद में उसको रिकवर कर लिया। कैसे, तो जब वहाँ दो जिलों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तो अंग्रेज जाकर के एक्टिव हो गए और वहाँ के राजा को इन्होंने हरा दिया और अल्मोड़ा आदि इन सब जगह पर अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर एक संधि हुई थी, याद रख लेना। आंग्ल नेपाल युद्ध में क्या हुआ था 1815 में, 28 नवंबर, अपने जन्मदिन के 4 दिन बाद में, 28 नवंबर 1815 को हुई थी सिंगोली की संधि। आपको याद है ये जो बैच चल रहा है, हमने किस दिन अनाउंस किया था, जन्मदिन पर हमने आपको किताब नहीं बेची थी, अपने जन्मदिन में हमने आपको कोर्स नहीं बेचा था, अपने जन्मदिन पर हमने आपको तोहफा दिया था। जैसा हम बोलते आ रहे थे आपसे पिछले वर्ष से पहले से कि हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, और उसके बाद में हमने तो कहा तो हमने सिर्फ जीएस का था, लेकिन फिर हमने आपसे कहा कि कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो रीजनिंग भी। तो मैं तो अभी मैंने मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ, तुमसे क्या कहूँ, ठीक है। ये सिंगोली किसके समय पर हुई, तो मार्बल हेस्टिंग्स के समय पर। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के समय पर क्या हुआ, इसी के समय पर पिंडारियों का दमन हुआ, ऑपरेशन ऑफ पिंडारीज, पिंडारियों का दमन। एक मूवी आई थी सलमान खान की, आपने देखा हो तो, 1817 से 18, ठीक है, देखी थी पिंडारी, उसमें पिंडारी का कैरेक्टर दिखाया गया। तो पिंडारी का जो कैरेक्टर था, पिंडारी क्या थे, पिंडारी मतलब मिड इंडिया में रहते थे, मध्य भारत में, और पिंडारी कोई ऐसा मतलब संगठित समूह नहीं था, जगह जगह थे, लूटपाट करते थे, कभी अंग्रेजों को लूट लिया, कभी आपका किसी अन्य व्यक्ति को लूट लिया, कभी किसी को लूट लिया, कभी किसी को लूट लिया। तो अंग्रेजों के साथ इन्होंने खूब लूटपाट की, उनकी आपका छावनियों में पहुंच जाते थे, एकदम से 15 से 20 फीट का भाला रहता था इनके पास, भाले भाले भाले, अंग्रेज भी भाग जाते थे इनको देख करके, बड़ा खौफ था पिंडारियों का। तो ये जब आपका मार्बल हेस्टिंग्स आया, इसको बड़ी चिंता थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसको आदेश मिले कि पिंडारी जो सिरदर्द बने हुए हैं मध्य भारत में निपटाया जाए। तो इसने दो कैटेगरी बनाई और बड़ी सेना ली, 1,13,000 की सेना और 300 तोप लेकर के पिंडारियों का दमन करने निकले। उत्तर की तरफ से तो खुद हेस्टिंग्स गया और दक्षिण की तरफ से एक अंग्रेज अधिकारी था हिस्लोप, हो गया। तो ये दोनों अधिकारियों ने जाकर के कैसा घेरा बनाया कि भैया ये पिंडारी बाहर निकल नहीं पाए, और इस तरह से ये दोनों तरफ से, और पिंडारियों का अंत हो गया। और इन वर्षों के बाद में कभी भी पिंडारियों का नाम सुनने मिला और कहा लोगों ने कि पिंडारियों को भूल गए हैं, पिंडारियों का दमन हुआ, ठीक है। एक यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, आपको मैंने बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था में उसने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, लेकिन साहूकारी व्यवस्था ने जन्म ले लिया, और साहूकारी व्यवस्था के जन्म लेने के बाद में क्या हुआ था, मालवाड़ी व्यवस्था को लाया गया। तो अब किसानों के अंदर चिंता थी कि भाई हमारी जमीनों को ये हड़प रहे हैं, तो बंगाल में ये काश्तकारी अधिनियम इसी बात के लाया था, बंगाल टीनेंसी एक्ट इसको है, ताकि रैयतों के जो अधिकार हैं, किसानों के अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रख लिया जाए और आपकी जमीन नहीं ली जाएगी, ऐसा वादा किया। यदि तुम समय पर टैक्स दो तो बात तो ये थी कि समय पर जब टैक्स न बन पाए तो उसमें छूट कौन देगा। लेकिन अंग्रेज सरकार के अंदर किसी प्रकार की कोई दया नहीं थी, सिर्फ उनके अंदर था इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। तो बंगाली काश्तकारी अधिनियम किसके समय, इसी के समय आया था, याद रखेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, किस नाम से आप जानते हैं, पहले तो ये भारत का ही राज्य था,
और 1935 के अधिनियम में मैंने आपको बताया 1935 एक्ट से जो आज का बर्मा है वो भारत से अलग हो गया 1937 में। एक्ट 1935 सेपरेशन कब हुआ है? 1937 में। और आज हम इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। तो बर्मा में क्या था आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इसको बोलेंगे 1824 से 26 तक ये चला। तो किसके समय पर हो गया ये? एमहर्स्ट के समय पर। अब ये युद्ध क्या था तो समझिए, क्योंकि देखो जो म्यांमार का राजा था यानी कि जो बर्मा का राजा था उस समय तो उसको बर्मा ही कहेंगे, बर्मा का राजा भी अपने क्षेत्र को बढ़ाता था। तो उसने अराकान जैसे क्षेत्र को जीत लिया, उसने मणिपुर और असम जैसे क्षेत्रों पर, आप नक्शे में देख सकते हैं ना दोस्तों अपने में म्यांमार कहाँ है, उसके पास में असम और मणिपुर भी है। इसने क्या किया? असम और मणिपुर को भी जीत लिया। इसने पहले तो आपका 1813 में आपका जीता मणिपुर को, फिर 1821 में असम को जीत लिया। अंग्रेज सरकार देख रही थी कि ये जो आपका मतलब ये जो आपका बर्मी शासक है ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को कैसे रास आ सकता था ये? ठीक है, इसी समय पर ये आपका पहुंच गए कहां तक? कासिम बाजार तक भी। कासिम बाजार तक भी इनका जो है कंट्रोल होने लगा। तो अंग्रेजों को ये बिल्कुल फूटी आंख नहीं सोया, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्या बोलेंगे कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई करने के बाद में यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। क्या हुई इसमें? आंग्ल ये जीते, अंग्रेज इसमें जीते, अंग्रेज इसमें जीते। और क्या किया इन्होंने? अंग्रेज जब जीते तो यहाँ पर एक संधि हुई 1826 में, का नाम है यांडबू की संधि, यांडबू संधि। और यांडबू संधि के द्वारा क्या किया इन्होंने? यांडबू संधि के द्वारा इन्होंने किया ये कि आपका जितना भी जो मणिपुर राज्य था उसको तो इन्होंने स्वतंत्र कर दिया, असम को इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, असम क्षेत्र को। और साथ में इन पर आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। और साथ में ये कहा कि हम व्यापार करेंगे। तो जो म्यांमार का दक्षिण तट है उसी समय पर अंग्रेज वहां जाकर के बस करके अपना व्यापार करने लगे। बर्मी शासकों ने देखा यार अब तो हम हार गए, अब तो परमिशन देनी पड़ेगी, तो उन्होंने परमिशन दे दी। लेकिन क्या हुआ कि जो उनके साउथ में जो व्यापारी बस गए थे अंग्रेज, जब वो धीरे धीरे वहां पर व्यापार करने लगे तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को वहां से निकलने के आदेश दे दिए और उनको बंधक बना लिया। उसी की वजह से दूसरा आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। इनको यही एक जगह लिख लेना कहीं किनारे पर, ठीक है ना, वर्ष लिख लेना। वॉरेन हास्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स में तो कब गया था वापस? 1772 से 85। इसके खिलाफ बर्क ने मुकदमा चलाया 1785 में। सन्यासी और फकीर टोली द्वारा, देखो सन्यासी विद्रोह हमारे देश में चला है 1763 से 1800 तक वैसे, लेकिन 1763 का ये जो आपका तीव्रगामी हुआ 1770 में। क्लाइव के बाद में जो वायरलस्ट आया था और बंगाल का अकाल हो गया, बंगाल का अकाल हो गया। तो सबसे पहले जो क्लाइव कब गया था? क्लाइव 60 में गया था, 60 के बाद में वायरलस्ट, तो 60 की पहली घटना ये है। तो डी से शुरू कर दो। बंगाल का काल 1770 का है, 1770 का, ठीक है, डीई हो गया। फिर सन्यासी विद्रोह बाद तक भी चलता रहा इसके, इसी समय की घटना समझिए। बंगाल का काल के बाद ही तो सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, ये आपका क्या बोलेंगे 1770, लेकिन इसके बाद की घटना है। तो डीई सी हो गया और 1773 में ये हुआ आपका, और 1775 ये चला आप, ठीक है। डीई क्या बन जाएगा? डीई ये भी, टीईसी, टीईसी। बहुत सारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खरीद होने या प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थिति में राजस्व भुगतान में छूट देते थे। ये तो भैया छीन लेते थे। इनके तो ऐसा स्वभाव नहीं था कि किसी के आंसुओं को देख पाएं या उससे दयावान हो पाए ना, इनका काम था लूट का। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले भारत के राज्यों को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। ये सही है, केवल दो। अभी पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स में 2024